कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हमारे चारों मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौंगांकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। देश में चुनाव का माहौल बन गया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। 13वें साल में वो प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 29 के चुनाव में अब 2.5 साल का समय बाकी है। देश में युवाओं की बात हो रही है और बहुत जोर शोर से हो रही है। जेनजी की चर्चा हो रही है, रोजगार का इशू उठ रहा है, मुद्दा भी बन रहा है। और जब जनरेशन नेक्स्ट की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, उनका मिशन क्या है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने क्लियर कहा कि आने वाले समय यूथ का ही ये समय होने जा रहा है। 5 देशों की विदेश यात्रा का मकसद भी रोजगार का सृजन करना था, इकोनॉमी के ग्रोथ पर भारत को आगे ले जाना था। 29 की लड़ाई समझ लीजिए, ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी की ही होने जा रही है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने युवाओं को लेकर क्या मैसेज दिया, जेनजी को लेकर उन्होंने क्या कहा। एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। तो आपने सुन लिया, राहुल गांधी पर हम चर्चा करें और ये सीधी लड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की होने जा रही है, वो मैं क्यों कह रही हूं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे जॉब का ऑफर हो, चाहे एआई की बात हो, चाहे नया मॉडल लॉन्च करना हो, ये पूरा यूथ जो है हर्षवर्धन जी, ये निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। 2029 का अगर डायरेक्ट बेनिफिट किससे मिलने जा रहा है तो वो युवाओं को मिलने जा रहा है। और जेनजी की ज्वाइनिंग की भी जहां बात आती है, तब फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें भी नंबर स्कोर करने की कोशिश करती है। ये स्कोरिंग कितनी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है आपको, और क्या स्कोरिंग हो भी रही है या नहीं? नहीं, देखिए, मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। कुछ छिटपुट बीच बीच में जिसको कहते हैं ना कि समय समय पर कुछ स्पार्क कभी कभी दिखता है, कोई ऐसा बज क्रिएट होता है कि लगता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता वाला देश है, और हम तो कहते ही नहीं कि हमारी शक्ति है कि अलग अलग तरह के विचार हो। ये भी सही है कि कोई भी सरकार कितना भी अच्छा काम कर रही हो, वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकती। ये भी सही है कि इस वक्त दुनिया की जो परिस्थितियां हैं उसमें कई बड़े चैलेंजेज हैं जो भारत के सामने खड़े, तो जाहिर है भारत की सरकार के सामने खड़े, और भारत की सरकार मतलब भाजपा की सरकार है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि इन मुद्दों पर और होना चाहिए, इन मुद्दों पर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उनको लगता है कि अब ये सरकार हट जानी चाहिए। लेकिन बड़ा वर्ग जो जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, वैसे मैं कहता हूं ये XYZ छोड़ ही देना चाहिए। ओवरऑल जो नौजवान है, जो इस देश के जो पूरी विकास यात्रा के साथ चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसको लगता है कि कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। कंपैरेटिवली दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसका समाधान क्या हो, तो मोदी बड़े विजन के साथ, जैसे हम लोग कई बार कहते थे कि अंग्रेज 50 साल 100 साल के आगे का सोचते थे कि चलो ठीक है, आज एक पुल बनाएंगे तो आफ्टर 50 ईयर्स कितने लोग आएंगे जाएंगे, क्या ट्रैफिक हो। भारत में कैसे बनाते हैं, अच्छा इतने लोग चल पड़े तो चलो अब इतना कर देते, तो इसलिए जब 2 से 4 लेन होती है तो पहले दिन से भरी। नरेंद्र मोदी ने वो काम किया। उन्होंने जिस तरह से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हर मोर्चे पर वो काम किया जिसको हम कह सकते हैं कि आगे का 30 साल 40 साल 50 साल हम देख के करते हैं। मतलब चाहे वो मतलब एनर्जी की बात हो या दूसरे ऐसे मुद्दे हों, क्या उन सारे मुद्दों पर जनता सरकार के खिलाफ है या सरकार में सुधार चाहती है? अगर इस पैमाने पर देखेंगे तब आपको सही जवाब मिलेगा। सरकार के खिलाफ और सरकार में सुधार,
ये दोनों महत्वपूर्ण है। तब उससे आप देखेंगे तो जेनजी इस तरफ ज्यादा आपको नजर आएगा। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट भी आज इसे उठाने के पीछे कारण ये है विजय जी कि एक ये जो नई तस्वीर आ गई है कॉकरोच जनता पार्टी की, और मैं इसका जिक्र ना चाहते हुए भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि विपक्ष को इसमें होप दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव हैं, वो भी इसमें होप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है वो भी इसका सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी तो एकदम खुले में उसके साथ खड़ी है, यूबीटी उद्धव ठाकरे वाली जो आप शिवसेना की बात करें वो भी इसी में अपनी होप तलाश रही है। अखिलेश यादव देखिए वो क्या कह रहे हैं, कॉकरोच कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, वो इसको भुनाने की कोशिश करें। आप मनीष सिसोदिया की बात कर लें, ये तमाम विपक्षी दल जो प्रयास कर रहे हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं, देखिए ना ये जितनी तस्वीरें हैं, अब मैं इस पे हैरानी जताऊं, इस पर हंसूं, अब जो युवा कर रहे हैं, मैं युवाओं की बात नहीं करी, मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेनसी पसंद नहीं करता, इस वक्त यही दिखाने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन जब हम आंकड़ों को एसेस करते हैं तो 60% से ज्यादा जेनसी जनरेशन की पसंद मोदी है। जरा एक वो आंकड़ा हमारे दर्शकों के सामने रख दें, वो भी तस्वीर रख दें। तो प्रधानमंत्री के तौर पर युवा नरेंद्र मोदी को चाहता है, वो ये डेटा बताता है। डेटा ठीक बता रहा है, लेकिन हर्षवर्धन जी ने जो बात की ना उसको समझना चाहिए कि जो जेन जी है वो सरकार में या सरकार के कामकाज में सुधार चाहता है या उसके खिलाफ है। सुधार चाहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता, और कोई भी सरकार आ जाए उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है और उसके लिए सुधार का एक दबाव भी बना रहना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी जो भी बनी, मतलब अभी जनता पार्टी क्या सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो भी है उसमें 90% लोग यूथ ही हैं, ये भी साफ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है उनके साथ। लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश में बेहतरी हो, ठीक है। लेकिन मुझे हैरानी यह है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तो चिंता की बात हो सकती है कि भाई खड़ा हो रहा नौजवान, लेकिन उनसे बड़ी चिंता उन नेताओं के लिए है जो उनके सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनको खुद से पूछना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने वो स्पेस नहीं लिया। बिल्कुल ठीक बात। आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो प्लेटफॉर्म मूवमेंट चलाना चाहिए, जो भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ खड़े हो, लेकिन जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, इसलिए ये लोग खड़े हुए ना। ये मोदी के सपोर्टर नहीं है, मान लीजिए, ये उनके विरोध में है, तो विरोध कौन करता है? राहुल गांधी जी करेंगे, मनीष सिसोदिया करेंगे, और जो लोग हैं अखिलेश जी करेंगे, उनको करना चाहिए था ना। उन लोगों ने शायद नहीं किया, इसलिए ये स्पेस जो वैक्यूम था वो बन गया, जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी के वक्त में हुआ था अन्ना आंदोलन में कि यूथ आ गया था। तो मुझे लगता है कि उनको रिव्यू करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस पर। सरकार के लिए तो एक वार्निंग है ही कि भाई देखें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, और वहां उनकी पसंद में प्रधानमंत्री हैं, 60% लोग हैं, 50% लोग हैं, और वो सुधार चाहते हैं, वो बदलाव की बात नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, और पूरे देश की राजनीति देखिए आप, आज की तारीख में मैं अभी याद कर रहा था आते वक्त भी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी देश की राजनीति नौजवानों के हाथ में चली गई है। बिल्कुल ठीक। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को ले लें, नितिन नवीन साहब हैं, भजन लाल शर्मा हैं, मोहनलाल यादव हैं, रेखा गुप्ता हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, रेवंत रेड्डी है, विजय जोसेफ हैं, वीडी सतीशन है, तमाम मतलब मैक्सिमम जो लीडर्स हैं, प्रमोद सावंत हैं, क्या नाम है, प्रमोद सावंत हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, तो 60% 70% लीडरशिप आज युवाओं के पास में है। तो योगी का नाम भूल गए? योगी साहब, योगी है, हिमंत है, या यूं हम नितिन नवीन हो। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी नेताओं को याद कर, योगी जी है, योगी तो सबसे पहले उसमें से आए हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी कमांड युवाओं के पास है। तो ये सारे युवा नेताओं को भी और विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को भी इस पर चिंता करनी चाहिए कि वो युवा नेता हैं भले ही मुख्यमंत्री, क्या वो युवाओं की इच्छा को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? पहली बात बिल्कुल ठीक, वो कहाँ जा रहा है इसको समझने की ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से। ये बड़ी चिंता की बात हो सकती है किसी भी सरकार के लिए। इससे सरकार बदलेगी, इसको इस टू अर्ली जितना कह सकते हैं वो है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि हमारा पूरा का पूरा नेतृत्व देश भर में वो युवाओं के हाथ में है, मुख्यमंत्रियों के तौर पे, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में, पार्टियों में भी देख लीजिए, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, अभिषेक बनर्जी हैं और लोग हैं। तो सर आपने उसके बाद भी क्या जनता की बात को या नौजवानों की बात को वो नहीं समझ पा रहे? मैं लेकिन बंगाल की ही बात कर लेती हूँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, अगर वाकई में ममता बनर्जी नहीं और अभिषेक बनर्जी के ऊपर इसी जेनसी का भरोसा होता तो शायद वहां की तस्वीर कुछ अलग होती।
अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अगर अखिलेश यादव पर वो भरोसा होगा तो शायद तस्वीर कुछ अलग होगी, लेकिन ये जो योगी और अखिलेश की लड़ाई है और ये जो सीधी लड़ाई आप देख रहे हैं, इसमें जो टेम्पलेट है वो पश्चिम बंगाल से यूपी, यूपी से बंगाल और बंगाल से यूपी, ये इस तरीके से घूम रहा है और ये टेम्पलेट हिंदुत्व का है। 27 के लिए दोनों के बीच अभी से आगे बढ़ने की होड़ है। कल देवरिया में सीएम योगी ने एक वोट की ताकत बताई और कहा कि आपके एक वोट की क्या कीमत है, इसकी साक्षी पूरी दुनिया है। एक वोट ने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। आपको योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनना चाहिए और उसके बाद हम करेंगे चर्चा। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। वह अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, नेमी सारण्य में, मां विंध्यवासिनी धाम में, प्रयागराज में, कुशीनगर में, सभी जगह देखने को मिल रहा है। और अयोध्या में राम मंदिर को देख करके तो कोई ऐसा हिंदू देश और दुनिया के अंदर नहीं होगा जो अभिभूत न होता हो। समाधि लिया। तो आपने योगी आदित्यनाथ की बात सुन ली, महिला वोट, युवा वोट, व्यापारी का वोट, उसके बाद फिर हिंदुत्व का मॉडल, बुलडोजर वाला मॉडल, कायदे में रहोगे तो फायदे वाला मॉडल। तो ये जो लड़ाई है वो एकदम सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई है। वो जो पश्चिम बंगाल में हमने देखा था ना, जय श्री राम का नारा खूब चला था, यही यूपी से तो निकला नारा है। बिल्कुल। देखिए, एक टिप्पणी कर दूं कि वो जो कॉकरोच पार्टी है, तो कल से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई सारे लोग युवा तो उसमें गए नहीं हैं, क्योंकि हमने किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ बड़े नाम भी हमने पंजाब और हरियाणा से देखा कि वो भी कॉकरोच पार्टी के हिस्से बन गए हैं। और एक कोई मिस्टर चौटाला हैं जो विधायक हैं हरियाणा से, वो भी उसके हिस्से हैं। अब वो जेएनजी में आते हैं या जेएनजी से बाहर के हो गए हैं। वैसे हमारे यहाँ तो 60 के 55 के राहुल गांधी हैं, वो भी युवा अपने आप को कहते हैं, तो मैं भी अपने आप को युवा मानता हूँ कि मैं भी युवा हूँ। 60 अरे सर, ऐसे क्या आप युवा हैं? मानिए मत, आपने ऐसा कहिए। 60 पार करने के बाद तो आदमी सीनियर। गांधी के बहाने आप युवा खुद को मान लेंगे, बाकी बात नहीं मानते हैं। राहुल गांधी की बाकी बात आप नहीं मानेंगे। अच्छा, अखिलेश बाबू की मान लीजिए, वो कह रहे हैं ना, एक वोट की कीमत तुम क्या जानो अखिलेश बाबू। लेकिन जरा आप ये देखिए कि कई जगह ऐसा सारे नेताओं का कि सारे नेता जो है आशा भरी निगाहों से इसे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक जन समर्थन उठ करके खड़ा हुआ है। भारत की जनसंख्या को यदि हम 140 या 150 करोड़ के आसपास मान लें, पूरी जनसंख्या का हिस्सा मान ले, तो ये 0.01% की जो है वो मेंबरशिप है। और यदि 37 करोड़ यदि युवाओं को हम उस कैटेगरी में डाल लेते हैं तो भी ये 0.05% की, तो ये नेग्लिजिबल ही हम मान करके चलते हैं, यानी कि 1% भी जनसंख्या जुड़ी हुई नहीं है इससे। और जो विजय जी कह रहे थे कि भाई ये किसका स्पेस काटेगा, हम लोग जब गेस्ट रूम में बैठे हुए थे तो इसी पर चर्चा चल रही थी कि ये वोट किसका काटेगा। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ही वोट काटेगा इसका, या विपक्ष का स्पेस छीनेगा? यदि आम आदमी पार्टी आया था तो किसका स्पेस छीना? कांग्रेस पार्टी का स्पेस छीना था। गुजरात में आम आदमी पार्टी गई है तो किसका स्पेस छीन रही है? वो भारतीय जनता पार्टी का स्पेस तो छीन नहीं रही है। बंगाल में सही अभी जिक्र किया कि बंगाल में यदि युवा जो है वो खुल करके सामने आए तो किसके साथ आए? ममता बनर्जी, जहां उनकी अपनी जमीन थी, अपना घर था, वो बूथ भी हार जाती हैं और बुरी तरीके से हार जाती हैं। डबल डिजिट में यूपी के अंदर भी, यूपी के अंदर जो आज का जो प्रेडिक्शन है, जो डिफरेंट सोर्सेज बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां 300 के करीब सीटें जीतने जा रही है। अब ये आकलन है,
अब ये आकलन कितना सही निकलता है, कितना गलत निकलता है, बात की सर बात गुंडा है। राज के खात्मे पर होगा, जय लेकिन- श्री राम के नारे पर होगा, हिंदुत्व के एजेंडे पर होगा, देखिए, किस पर होगा ये? हर इलेक्शन में बार बार मैं कहता हूं, एक मुद्दा ऐसा होता है जो एंकरिंग मुद्दा होता है। जैसे हम मॉल में जाते हैं ना, तो एक स्टोर ऐसा होता है जो सारे स्टोर को एंकर करता है। उसमें लोग घुसते हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए जो दुकान उकान है ना, उसमें भी घूमते हैं, जरा विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं, और उनका भी अच्छा मार्केट चल जाता है। तो यहां भी यदि आप बंगाल के अंदर देखिएगा तो घुसपैठिए और सनातन दो ऐसे थे जिसके आसपास पूरा चुनाव जो है वो घूम रहा था। उसके बाद उसमें जोड़ दिया गया कट मनी, ये राज, भ्रष्टाचार, सारी महिलाओं का सम्मान, सारे जुड़ गए थे। लेकिन ये मुद्दे तो पहले भी वहां पर आते थे और बहुत आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो यहां भी मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है जी। वो एक जो है वो सेंट्रल नैरेटिव रहेगा। जरूर ये कहना पसंद करेंगे योगी आदित्यनाथ कि देखो जैसे बंगाल विजय के बाद क्या क्या चीजें हो रही है बंगाल के अंदर, जरा अपनी आंखों से देख लो, भोजशाला को देख लो। यदि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं होती, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं होती, तो तुम्हारे क्या वो तीर्थस्थल या जो पूजा स्थल है वो तुम्हें प्राप्त हो पाते या नहीं हो पाते, या कांग्रेस इसे लटकाते भगाते कोर्ट के सिस्टम में डालकर रखे। उत्तर प्रदेश में यदि आज नमाज सड़कों पर लोग नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जुलूसों पर पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं फेंके जा रहे हैं क्योंकि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। नहीं तो याद करना चाहिए 2021 का ही चुनाव, जब उन लोगों ने क्या कहा था कि भैया को आ जाने जो तब थाने में बताएंगे तुमको क्या करना है, और इसी बात ने, और वो कहने वाले कौन थे? मुस्लिम युवक थे। दो बातें उसके बस एक लाइन खत्म कर दूं, उसके बाद वहां का वोट पलट गया, लोगों का माहौल बदल गया। अरे ये तो सत्ता में आ जाएगा तो फिर तो वही काम करना शुरू करेगा जो अंसारी का काम करता था और वो अतीक अहमद जो गुंडागर्दी करता था, ये सारे उसकी फौज जो है आकर के गुंडागर्दी मचाएंगे। इसलिए यदि आप ठेले वाले से पूछे, यदि आप टैक्सी चलाने वाले से पूछे, तो कहता है योगी आदित्यनाथ का राज बेहतर राज है, यही कंटिन्यू करना चाहिए। और ये जय श्री राम वाली बात मैंने समीर जी इसलिए कही क्योंकि ये जो नारा उत्तर प्रदेश से चला, पश्चिम बंगाल में चला, उत्तर प्रदेश में फिर इसकी सुर्खियां हैं, मराठवाड़ा में चल रहा है, संभाजीनगर। सर आप तो ये जानते ही हैं, वहां की जरा तस्वीर भी आप दिखा दें पीसीआर डायरेक्टर, वहां पे भी जय श्री राम का नारा चल रहा है। तो एक ऐसा नारा है जो बीजेपी के टेम्पलेट में हर जगह चल रहा है, जहां उनकी सरकार है वहां भी और जहां उन्हें सरकार बनानी है वहां भी। और अयोध्या को लेकर अंडर एस्टिमेशन तो था ना, पहले बीजेपी अंडर एस्टिमेट करके चल रही, तो उनको ये लग रहा था ये तो जीते ही जीते, लेकिन वहां पर भी एक वोट की कीमत क्या है वो समझा दी गई। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है, जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और जनता उनके साथ आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए स्पेस किसने उपलब्ध कराया? विपक्ष ने कराया ना। विपक्ष ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते चले गए, विपक्ष जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर होते चले गए, विपक्ष की पार्टियां जिस तरीके से पूरे संगठित होकर सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस करती चली गई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, और तमाम लोगों ने जिस तरीके से फिर उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते थे वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर महाराष्ट्र के अंदर चले गए, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुत्व के लोगों को लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, जो राष्ट्र की बात करती है, जो राम की बात करती है, और अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे हम इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हमें मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को हराना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी अकेले हिंदुत्व की पार्टी बन गई है, और विपक्ष ने भी मान लिया है कि भाई हिंदुत्व की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने हम टेक नहीं सकते, तो पूरा विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक की तरफ एक तरफ से शिफ्ट हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि भाई आप सब मिलकर मुस्लिम वोट आपस में बांटो, हिंदू वोट हमारे लिए छोड़ दो। तो यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए भी बहुत सूट करता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सिर्फ राम के नहीं, राम के साथ काम की भी बात तो की प्रधानमंत्री मोदी ने। भाई राम का नाम लिया लेकिन जनता के काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि मोदी और मंदिर ही आपको सिर्फ चुनाव नहीं जितवाएगा, आपको जनता के बीच में काम करोगे तो भी आप चुनाव जीतोगे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है
राम का नाम भी लिया, लेकिन सनातन को नूतन से जिस तरीके से जोड़ा, जिस तरीके से काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उस तरीके से जिन्हें विकास चाहिए था, जिन्हें नौकरी चाहिए थी, जिन्हें शांति चाहिए थी, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी चाहिए थी, जिन महिलाओं को सुरक्षा चाहिए थी, वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने ये करके दिखाया। अब बीजेपी के जो काम करने का तरीका दिखाई दे रहा है, फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्वजों को याद दिलाना कि आप जरा याद रखिए हमारे पूर्वजों को। अब वो इसका मतलब ये है कि भाई जिन पूर्वजों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतनी प्रार्थनाएं की या जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, आज आपका एक वोट उनके नाम का भी है जो राम के काम का था, जो राम के काम का भी है। और ये जो 29 की लड़ाई है, आप 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लें, हर लड़ाई के लिहाज से आपको ये बात एकदम सटीक समझ में आएगी। अभी 26 में है, आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी जल्दी 29 की बात क्यों कर रहे हैं। किसी फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, और जो सेमीफाइनल में परचम लहराता है, फाइनल में उसका दबदबा उतना ही मजबूत हो जाता है। इसलिए बात 27 के चुनाव की हो रही है, जब देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी सेमीफाइनल खेला जा रहा होगा, बात उसकी है। यूपी की जंग सबके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 27 की लड़ाई मोदी योगी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। योगी के सामने हैट्रिक लगाने का चैलेंज है। मोदी के मैजिक का क्या वाकई उत्तर भारत में ये उनका जादू बरकरार है, इसका भी टेस्ट होगा। और सबसे ज्यादा अगर कहीं बेचैनी है तो वो अखिलेश यादव में है, और होनी भी चाहिए। अखिलेश यादव को ये बेचैनी इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी, सर अब यहां पर बात राहुल गांधी की आ रही है कि बिल्कुल युवा नेता और विपक्ष के नेताओं की मैं बात कर रही हूं। राहुल गांधी के रास्ते में जितने बड़े नेता थे वो सब एक एक करके कॉर्नर होते चले गए। महाराष्ट्र में कॉर्नर हो गए, इधर दक्षिण में स्टालिन कॉर्नर हो गए, पूरब में ममता बनर्जी कॉर्नर हो गई, और अब उत्तर प्रदेश के बिहार में तेजस्वी कॉर्नर हो गए, और अब तो अखिलेश यादव ही हैं जो सबसे बड़ा विपक्ष का एक चेहरा दिखाई देते हैं। जो राहुल गांधी के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि मैं नहीं तो अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव अगर नहीं तो फिर मैं ही सही। ये जनता के बीच में जाएगा कि मोदी वर्सेस राहुल ये होगा। तो बात ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हर बूथ पर बस 5 वोट जोड़ दो। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप ये सुने। 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। एक जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी, हर एक वोट जरूरी होता है, और एक बात जो अखिलेश यादव कर रहे हैं कि बस 5 वोट एक बूथ पर जोड़ लो, काम हो जाएगा। नहीं, ये तो खैर राजनीतिक दलों को इस तरह से करना ही होता है, लेकिन ये 5 वोट जोड़ने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कब से 1 बूथ 20 यूथ, फिर वो पन्ना प्रमुख, फिर अर्ध पन्ना प्रमुख सूची लेके जेब में घूम रही है। एक एक आदमी को फोन कर करके बुला रहे हैं, मतलब जितने भी हैं बूथ पे सबके बात करने के लिए हो रहे हैं। एक पेज पे जितने लोग हैं, एक आदमी, उसमें अगर ये 5 वोट जोड़ने की बात है तो तैयारी का भी अंतर दिखता है। यानी भारतीय जनता पार्टी किस स्केल पर तैयारी कर रही है और ये किस स्केल पर तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो सच है, सबसे कठिन लड़ाई होने जा रही है। सबसे कठिन इसलिए क्योंकि 2017 में शानदार बहुमत के साथ भाजपा आई, 14 में पहले लोकसभा में आई सबसे ज्यादा, फिर 17 में आई, लेकिन 19 में घटी, 22 में घटी, 24 में घटी। तो हम लोग अगर ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कौन है, तो सब कोई जवाब देगा कि भाई कोई नहीं दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूती से, बहुत शानदार तरिके से जीतते दिख रहे हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों पर जाते हैं, प्रेसिडेंस पर जाते हैं, तो दिखता है कि 14 में 71 + 2 73, 2017 में 353 मेरे ख्याल से सीटें उनकी थी। फिर 2019 में क्या होता है, 63 रह जाती है। 2022 में क्या होता है, 200 कुछ रह जाती हैं और कम हो जाती हैं। और 2024 में क्या होता है, मात्र 37 लोकसभा सीटें, मात्र 33 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है, 37 अखिलेश जी जाते हैं। तो अखिलेश यादव की पार्टी को हल्के में लेना, ये
मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती है। बीजेपी तो किसी भी विपक्षी पार्टी को हल्के में हर्षवर्धन जी नहीं लेती नहीं, ये तो कहने की बात नहीं, लेकिन 29 की लड़ाई में क्या है? नहीं, ये हम लोग कुछ ज्यादा नहीं, बीजेपी हल्के में नहीं लेती है तो कैसे हारती है फिर? कैसे 37 सीटें कैसे फिर अखिलेश जी अगर हल्के में नहीं ले रही थी? लोकसभा चुनाव को इसी कहानी कुर्सी में हम लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव 15 दिन पीछे चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे याद होगा हर्षवर्धन दी कि हम लोग सब कहानी कुर्सी में बैठ करके बात कर रहे थे कि लखीमपुर खीरी से शायद उन्होंने चुनाव की शुरुआत की थी, और हमने कहा कि बताइए अभी तक अखिलेश यादव की कोई सभा नहीं हुई, 15 दिन बाद ये सभा करने आ रहे हैं। एक ढंग से उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन नतीजा तो बहुत उल्टा निकला ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे यह आवश्यक होगा कि भारतीय जनता पार्टी वैसी ही शिद्दत के साथ लड़ाई लड़े जो बंगाल में चुनाव में लड़ा है। यदि दिल्ली लखनऊ ऐसा हुआ, जो परसेप्शन है, इसमें सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो परसेप्शन है अखबारों में जो पढ़ा जाता है, ये परसेप्शन यदि कंटिन्यू रहा, ये मारामारी अंतर रही, लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की वो चुनाव लड़ रही है, न कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं या कोई और चुनाव लड़ रहा है। यदि ऐसा होगा तब भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा परिवेश होगा, और यदि वो लड़ाई वो मुझे ब्रेक के लिए जाना तो है, बहुत मुश्किल होगा। मैं तो 29 के लिहाज से ये सोच रही थी विजय जी कि 29 में यदि अखिलेश यादव अच्छा कर जाते हैं तो 29 में तो फिर मोदी वर्सेस अखिलेश होते। लेकिन ये अगर बीजेपी मानकर चल रही है कि यूपी तो हम जीत ही गए, तो फिर वो मोदी वर्सेस राहुल है। वेरी क्विक कमेंट सर। लेकिन अभी 29 तो बाद में है ना, अभी पहले 27 में तो तय हो जाए कि क्या हो रहा है, 27 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। क्या ये लड़ाई इतनी आसान दिख रही है या इतनी आसान है? अखिलेश जी वर्सेस योगी जी, या जो भी वर्सेस अंदर है बाहर है वो अलग है। पहले 27 की लड़ाई तय हो जाए, उसके बाद मैं अखिलेश वर्सेस राहुल की बिल्कुल कुछ लड़ाइयां पहले मैं इस बात को अब भी नहीं मानता कि कोई दिल्ली के जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को हराना चाहेगी, योगी सरकार को। ऐसा मेरा मानना नहीं है जी। जो भी होगा बाकी अलग बात। ऐसा मानना तो किसी का नहीं, किसी का नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक छोटे से ब्रेक के लिए सर हम रुक रहे हैं। परसेप्शन एकदम साफ है सर, दिल्ली और यूपी की यूनिट एक साथ चुनाव लड़ रही है। जो देखिए 2024 के चुनाव में भी यही बात थी, लेकिन जो बातें निकल करके आई वो कुछ उल्टी निकल करके आई। तो मेरा यही कहना है कि भाई यदि वो लगता है कि भारतीय जन जिस शिद्दत के साथ बिहार आपने लड़ा, आपने परिणाम देखा, एक एक नट बोल्ट को कसने के लिए वहां अमित शाह खड़े रहे, तो आपका परिणाम आपको सामने दिखाई दे रहा है। अमित शाह जी बंगाल में गए, वहां पर उन्होंने डेरा डाल। बंगाल में बीजेपी का ये दांव काम कर गया। मोदी सरकार ने जब संसद में वंदे मातरम पर मैराथन डिबेट करवाई, तभी ये अंदाजा हो गया था कि बंगाल में बीजेपी किस लाइन को फॉलो करने जा रही है। और सीएम शुभेंदु अधिकारी इस रास्ते पर चल पड़े हैं। सूबे के सभी स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो चुका है। जय श्री राम का नारा बीजेपी की पहचान तो है ही, वंदे मातरम को कैसे पूर्ण सम्मान देना है इसकी भी झलक कल दिखाई थी, जब शुभेंदु प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिले। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा था। पहले वो अमित शाह से मिले, बंकिम चंद्र चटर्जी की तस्वीर लेकर पहुंचे। उसके बाद जो उसके ऊपर कालजयी शब्द वंदे मातरम लिखा हुआ था वो आपको तस्वीर में भी दिखाई देगा। शुभेंदु ने प्रधानमंत्री मोदी को भी वंदे मातरम लिखी हुई एक तस्वीर भेंट की। तो जो ध्रुवीकरण की पिच थी, जो अब तक जय श्री राम वाली पिच थी, अब वो वंदे मातरम वाली है। और वंदे मातरम को लेकर एक समूह विशेष में किस तरीके से बार बार नाराजगी आ जाती है कि भाई जिससे गाना है सो गाए। प्रोफेसर साहब, यही तो विपक्ष कहता है, जिससे गाना है गाए, कभी रोका नहीं। तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें भी वंदे मातरम गाया गया। पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें भी वंदे मातरम गाया गया। तो ये जो दादा प्रयोगशाला चला रहे हैं वो क्या है? वो कुछ नहीं है, ये 1947 में हो जाना चाहिए था। 1947 में हो जाना चाहिए था। ये मैं बात बहुत गंभीरता के साथ कर रहा हूं। और नहीं हुआ तो आपने 1937 में उसको प्रूव क्यों किया था? इसलिए किया था ना कि भाई मुसलमान लोग यहां पर बड़े नाराज हो जाते हैं उसको। जिन्ना ने उसको कहा, सिंध के प्रांतीय अधिवेशन में जिन्ना ने कहा वंदे मातरम इज ए राइम ऑफ हेट। ये शब्द है जिन्ना के, राइम ऑफ हेट, यानी कि ये घृणा। उसमें कौन सी घृणा है भाई? अपनी मातृभूमि की वंदना करना घृणा है?
और कहा कि आइडोलेट्री नहीं चाहते। तो गांधी जी ने शुद्ध हरिजन में लिखा कि यदि आप मक्का की तरफ मुंह कर करके और कोई नमाज पढ़ते हैं तो क्या वो आपकी एक तस्वीर वहां पर नहीं आती है? आप एक इमेज को ही तो आप लेकर के करते हैं, यानी कि वो भी तो एक आइडोलेट्री। ये गांधी जी के तर्क है, हमारे तर्क नहीं है। तो वंदे मातरम को यदि भारत का विभाजन हो गया था, उसके बावजूद भी ट्रिम्ड वंदे मातरम गाने की तो कोई बात नहीं रह गई थी। भाई मुसलमानों को तो एक पाकिस्तान दे दिया गया था ना, उसके बावजूद भी उसी मानसिकता को खड़ा रखने की और जिंदा रखने की काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। तब बात में आती है कि भारत बदला कैसे। यदि 1947 से पहले का एजेंडा और मानसिकता यदि 1947 के बाद भी रहे तो फिर बदलने भारत विभाजन का क्या मतलब था? कोई तुक नहीं था। और यदि भारत विभाजन हो गया था तो भारतीय इतिहास के जो सांस्कृतिक वैभव थे, जो भी उसके प्रतीक थे, पुण्य प्रतीक थे, उन सभी को पुनः स्थापित करना यह उस समय की सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, जिसे उसकी हत्या कर दी उन्होंने नहीं किया। भोजशाला उसी समय का उद्धार हो जाना चाहिए था, काशी का उद्धार होना चाहिए था, मथुरा का उद्धार होना चाहिए था, जैसे सोमनाथ का उद्धार हुआ। बाकी अन्य तीर्थस्थल के जो बड़े बड़े जिनको मान्य हमारे मंदिर थे, उनका भी वैसे ही उद्धार हो जाना चाहिए था। ये हजारों ऐसी चीजें जहां करके मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति खड़े, जिन्होंने बार बार दुनिया में मैंने तो कहीं नहीं देखा है कि जो कॉलोनाइजर हो, जो ऑपरेसर्स हो, उसके नाम पर सड़कें, बाबर, अकबर, हुमायूं, ऐसे रोड। तो आपकी गुलामी की मानसिकता से तो आप बाहर निकले ही नहीं है। नेहरू ने निकलने नहीं दिया, कांग्रेस की सरकारों ने निकलने नहीं दिया। उनको लगता था कि हम बाबर का ये रोड हटा देंगे, अकबर रोड हटा देंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, हम इजराइल के साथ दोस्ती कर लेंगे तब मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो इस मानसिकता से तो भारत के लोगों ने शासन किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार बहुत बधाई की पात्र है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुंदर काम किया है। इसी रास्ते पर चलना होगा यदि नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता का मन बदला, इसलिए ये हो रहा है। वहां पर वंदे मातरम की बात हो रही है, वहां पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य हुआ है। मैं एक लाइन जोड़ देना, वो हृदय में था, किसी ने उसको ध्वनि दी, और जैसे ही कोई ध्वनि देने वाला आया, जनता उसके साथ जुड़ गई। मैं इस रूप में देखता हूं। मेरा तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी आ गई, लेकिन क्या पंजाब में आएगी? बात पंजाब की होनी चाहिए, लड़ाई वहां पर भी है, और ये लड़ाई बीजेपी के लिए टफेस्ट लड़ाई है। 2027 में पंजाब की सियासी जंग ये कम रोचक और कम मुश्किल नहीं है बीजेपी के लिए। इसकी वजह अव्वल तो पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है और आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार का स्टैंड पूरी दुनिया को पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर विपक्ष की मेन फोर्स में कांग्रेस पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में तो बीजेपी झाड़ू चला चुकी है, भगवंत मान के लिए अगली परीक्षा होने जा रही है। 2022 में शानदार बहुमत पाने वाली आम आदमी पार्टी क्या 2027 में टिक पाएगी? बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव से करीब 1 साल पहले ही पंजाब में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। पिछले महीने आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए। राघव चड्ढा को लेकर लोगों को हैरानी भी हुई, जिन्हें कभी अरविंद केजरीवाल का हमसाया समझा जाता था। मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा जेल में है, ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो गुरुग्राम की जेल में बंद है। आज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए जाएंगे भी। पंजाब का मुकाबला बदल गया है, 4 फ्रंट में लड़ाई हो रही है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल। इनमें से 3 पार्टियां तो ऐसी हैं जो सत्ता में रह चुकी हैं, वो वहां के पॉलिटिक्स जान रही हैं। बीजेपी, मैंने जैसा कहा, बहुत बड़ी, समीर जी, विपक्ष की फोर्स भी नहीं रही है। वो कैसे वो ये चुनाव लड़ेगी? और जिस डॉक्ट्राइन पे दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो सिक्योरिटी फर्स्ट की बात करना चाहते हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन रोकना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ ये जो ड्रग्स की तस्करी हो रही है और जो पंजाब में ड्रग्स आ रहा है बॉर्डर पार से, उसे भी बंद करने के लिए बीजेपी का होना जरूरी है, ऐसा बीजेपी कहती है। देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम धाम करके देख लिया। अमरिंदर सिंह को लाकर देख लिया, बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर देखिए, और तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 विधायक है वहां पर, और वोट परसेंट देखेंगे तो 3% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है। पंजाब में जो असली लड़ाई होने वाली वो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी का भी 92 MLAs है वहां पर, 117 में से 92 का % वोट मिला था।
भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत ज्यादा कोशिश करेगी तो मुझे लग रहा है कि 3rd नंबर की पोजीशन में, एक अच्छी पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आ जाए। यह पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार बनाने की अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि इस बार वो सरकार बना लेगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी थोड़ा उसके लिए धैर्य रखना होगा। इस चुनाव में वे कोशिश करें कि वो विपक्ष की एक बड़ी पार्टी बनकर आए। कांग्रेस मुझे लगता है वहां एक बड़ी ताकत के रूप में, और जो असली लड़ाई होने वाली है कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा कि वो अपने 3 से बढ़ाकर 15 या 20 विधायक बना लेती है, वोट बैंक अपना वो 2 डिजिट के अंदर ले जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब के अंदर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं देखता हूं। सरकार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बना ले आज की तारीख में, मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन अपना बेहतर करेगी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी है जैसे केरल में और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की है। सिख समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है वहां पे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या गैर सिख की राजनीति वहां करेगी? क्या वहां पे जो दलित है उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी वह हिंदुत्व की राजनीति करेगी? क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत पंजाब में चलती नहीं है। आम आदमी पार्टी को और तोड़ देगी ये आम आदमी पार्टी, लेकिन वोट तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपने तोड़ दिया उसके बाद वो आगे तो वो आपके यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। तो आप क्या किस रणनीति पर चलते हो मुझे देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने दम पर लड़ना चाहिए, अकाली के साथ गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन मजबूत करे, संघ जमीन स्तर पर काम कर रहा है, लगातार वहां अगर संगठन काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन फिलहाल मुझे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर नहीं आती। अच्छा, पंजाब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अभी इसका एक पहलू तो यह है कि पाकिस्तान से उसका बॉर्डर सटा हुआ है और उसकी निगरानी केंद्र सरकार करती है। बंगाल में जीत से पहले ममता सरकार और अमित शाह के मंत्रालय के बीच में विवाद गहरा हो गया था और ऐसा ही कुछ हाल पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। इस बीच कल अमित शाह बीएसएफ के एक समारोह में गए थे जहां उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट बॉर्डर बनाने जा रहे हैं जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कहीं से भी घुसपैठ नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने नक्सलवाद का सफाया किया उसी तरह से आतंक का भी सफाया होगा। हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, अच्छा वो जो बात कहते हैं इसलिए लगता है कि ये होकर रहेगा क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। हर्षवर्धन जी, ये तो हमें कहना होगा, उन्होंने कहा नक्सलवाद का सफाया होगा, नक्सलवाद का सफाया हुआ। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिफेंस को लेकर डॉक्ट्राइन है वो भी बड़ी क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या ही ड्रग्स की समस्या है। अगर इस पर नकेल कसने में गृह मंत्रालय कामयाब हो गया या यूं कहूं बीजेपी कामयाब हो गई तो पंजाब में शायद बीजेपी कभी कामयाब हो जाए। नहीं, देखिए राजनीतिक तौर पर तो निश्चित तौर पर भाजपा को बड़ी मजबूत लड़ाई वहां लड़नी है और इतना आसान है नहीं, क्योंकि अकाली बीजेपी का एक गठजोड़ बड़ा वो शानदार कॉम्बो था, विनिंग कॉम्बो था, वो अब रह नहीं गया। अकाली भी कमजोर हो गई और अकाली दल में तो इतना भ्रष्टाचार बादलों ने किया कि वो पूरी तरह से ही पार्टी खत्म हो गई। और ना तो बड़ी, वो तो स्ट्रांग पार्टी थी। लेकिन दूसरे वाले पहलू पे बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने जिसको कहते हैं ना कि जो कहा वो करके दिखाया, ये राजनीतिक भाषण नहीं है। और अमित शाह ने ये, यहां से हम लोग शुरुआत नहीं करें कि 370 कैसे हट गया, जो लगभग असंभव था, हर कोई कहता था क्या है। इसकी शुरुआत गुजरात से करनी चाहिए, जिस राज्य को सबसे ज्यादा आतंकवादियों ने ध्वस्त करने के लिहाज से तय कर रखा था। उस राज्य ने सबसे पहले तकनीक का और स्पाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक एक को एलिमिनेट कर दिया। एक तरह से कहें जो आज हम देश में देखते हैं या जिसको आज हम मोदी शाह डॉक्ट्राइन कहते हैं या इंटरनल पॉलिसी कहते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी का पहला प्रयोग कहां हुआ? गुजरात में हुआ। जो एडवांस गैजेट्स हैं, जो इंटेलिजेंस है, जो स्पाई नेटवर्क है, उस सब का इस्तेमाल अमित शाह ने किया। और उसके लिए कई बार उनकी आलोचना भी होती रही। और आलोचना क्या, एक एनकाउंटर के बाद तो जेल तक गए, मतलब उनको तड़ी पार होना पड़ा। गुजरात में नहीं जा सकते थे, न्यायालय ने उनको तड़ी पार कर दिया था, बाद में उससे वो बाहर आए।
उसके बाद उन्होंने जो जो किया, दो बड़े माइलस्टोन हैं। 370 हटा देना जम्मू कश्मीर से, जहां इस्लामिक आतंकवाद, और रेड कॉरिडोर, जिसको बार बार खुद भी कहते हैं कि जो पशुपतिनाथ से, तिरुपति से पशुपति जो एक कहा जाता था कि रेड कॉरिडोर, उसको ध्वस्त कर देना। ऐसे में जब अमित शाह ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से न लेने की मुझे कोई वजह नहीं दिखती है। पॉलिटिकल वाला हिस्सा अलग है, उसको अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ये बात 100% मैं उसके साथ सहमत होता हूं। अच्छा, गृह मंत्री ने शुभेंदु सरकार का भी इसमें जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आई बीजेपी सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर, अभी ध्यान में आ गया जी। देखिए, 2029 में चुनाव जब होगा तो यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अभी तक आप ये बात कर रहे थे और कई बार कहते थे भाई बंगाल ने जमीन नहीं दी, वहां मणिपुर में हो रहा है तो चूंकि वो म्यांमार उस ट्रायंगल पे है तो वहां बहुत कुछ नहीं था। लेकिन 29 के चुनाव में जब हम लोकसभा में जा रहे होंगे तो बीजेपी की सरकार से इंटरनल सिक्योरिटी पर, बॉर्डर फेंसिंग पर सीधा सवाल होगा और तब कोई इफ बट नहीं होगा। तब सीधे सीधे पूछा जाएगा कि आपने 15 साल क्या किया, हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात। अभी लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, वहां पर भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का इस पूरी फेंसिंग को करने की सहमति दे दी है। हाँ, और शुभेंदु सरकार ने इसके लिए जमीन हैंडओवर भी कर दी है। आने वाले वक्त में घुसपैठ मुक्त भारत बनाने में इसमें मदद मिलेगी। एक और बयान आप सुने। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल, तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। आइए खबर बिहार की भी आप तक पहुंचा दे। बिहार में एनकाउंटर के ट्रैक पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एनकाउंटर को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए, आरोप लगाया कि बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार विफल रही और इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। कहा कि पुलिस एनकाउंटर अगर होता है तो उसमें जाति भी पूछनी चाहिए। मैं तो पुलिस वालों से कहूंगा कि जाति पूछिए, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, ऐसे गोली मत चलाइएगा। सम्राट चौधरी ने विपक्ष के कॉमन सेंस पर सवाल उठा दिए। इस बीच सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया, वो मैं आपको बता दूं। आनंद मोहन की नाराजगी तो आप जानते ही हैं, आनंद मोहन की नाराजगी थी, नीलम देवी की भी नाराजगी थी। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि विधायक बेटी चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का सदस्य बनाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही आनंद मोहन ने चेतन आनंद को मंत्री ना बनाए जाने को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कुछ थैली वैली वाली बात भी उन्होंने कर दी थी। आप बयान सुने। कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, सख्ती के लिए होता है। और तो कई कानून हमने बनाया है कई चीजों के लिए, कई चीजें उनके जीवन में, आम लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचे, ये जरूर मैं कहूंगा। जो बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं, पहले तो ये बात समझ ले
ये विपक्ष पर सीधा सीधा तंज कस रहे हैं। और जो दूसरी बात आनंद मोहन वाली है, विजय जी, उस पर भी बात हो जाए। पहले तो उन्हें शामिल नहीं किया गया, उसको लेकर नाराजगी भी थी, उन्होंने थैली वाली बात भी कर दी, जेडीयू के ऊपर, है ना, जेडीयू के ऊपर उन्होंने तंज भी कसा था। लेकिन फिर सम्राट चौधरी ने उन्हें भी एडजस्ट कर दिया, 12 लोगों को एडजस्ट किया, उसमें नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी का भी नाम है, चेतन आनंद का भी नाम है। एडजस्ट के बिना काम चलता नहीं है बिहार की राजनीति में, कोई एडजस्ट सबको करना पड़ता है उनको। क्या वो तब एडजस्ट करने वाली पॉलिटिक्स अलग बात है, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री जी करें ना, वो महत्वपूर्ण बात है कि एनकाउंटर को लेकर मैं समझता हूँ उन्होंने बात जो कही, आपने भी ठीक कहा कि तंज में कहा है, लेकिन बहुत बार ऐसे गंभीर विषयों पर तंज काम में नहीं आता, उसको लोग गलत तरीके से भी मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई जाति पूछकर गोली चलाइए और पूछ लेना चाहिए कल, और फिर वो नैरेटिव बनने में बहुत मुश्किल नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर मुख्यमंत्री जी भले ही वो तंज में कह रहे हो, ये तो है नहीं कि मैं नहीं समझता कि वो ऐसे कह रहे कि आप जाति देखकर गोली चलाइए, लेकिन बचना चाहिए ऐसे तंज से, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पर, और उसको साफ करना चाहिए कि भाई कैसे काम करते हैं। बाद में उन्होंने बोला भी कि सुशासन के लिए और एनकाउंटर पर करना चाहिए, और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है उसमें उनके पास कंपैरेटिवली बेटर स्टेट है, तो उसमें सुशासन करने के लिए उनको ज़्यादा ताकत लगाकर काम कर लेना चाहिए। और नीतीश जी का जो सुशासन है उससे 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और अभी वहाँ पर पार्टी की लीडरशिप में भी उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है जी, तो बेहतर तरीके से अभी काम पर ध्यान दें। एक चीज़ है, बिहार में नीतीश जी जब आए थे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने बड़े बड़े गुंडे, मवाली, एक्सटॉर्शनिस्ट, उनका करीब करीब उन्होंने सफाया लॉ एंड ऑर्डर पर तो हमने काफी चर्चा की। चेतन आनंद को जो एडजस्ट कर लिया सर, उसमें भी तो बोले। अब देखिए, एडजस्ट तो सरकार सबको करे। अब मुझे कई बार तो मतलब ही सर एडजस्टमेंट होता है, एकोमोडेशन एडजस्टमेंट। लेकिन मुझे एक चीज इसमें थोड़ा बदमाशों को निपटाया तो आनंद मोहन को भी निपटाया ये नीतीश जी। एक चीज नहीं, मैं उसका जिक्र करना चाहता था, बीच में काट दिया है। लेकिन जब दूसरा टर्म आया उनका, तीसरा टर्म आया, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत सारे रिजर्वेशंस थे लोगों के बीच में कि जैसा पहले नीतीश थे उस प्रकार से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया, वो कंप्रोमाइज किए उस पर। मुझे लगता है कोर्स करेक्शन जो है वो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, वो बताना चाहते हैं सरकार की धमक, और ये जरूरी भी है। बिहार के अंदर यदि शुरुआती में ही आपने बकरा नहीं काटा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। दूसरी बात देखिए, पुल्स एंड प्रेशर्स तो इतने होते हैं किसी मुख्यमंत्री के लिए कि एडजस्ट करना, और कोई अपनी सरकार तो है नहीं कि जिसमें आप अपने कोएलिशन पार्टनर्स के, यदि जेडीयू की तरफ से आता है प्रेशर तो उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आप उसे उस रूप से देखिए कि नदी के धारे को यदि क्रॉस करना है तो हमेशा 90 डिग्री पर आप नहीं करते हैं, कई बार आपको धारवाहन निकलना है तो उसके पहले कम से कम 100 मीटर पहले आप नदी में छलांग मारते हैं, यानी कि धारे के साथ थोड़ा सा आपको बहना ही पड़ता है। मुझे लगता है वही कर रहे हैं सम्राट जी, वो कर गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात अमेरिका, ईरान और अमेरिका के बीच किस जंग की होगी। दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं, यहां तक कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में भी नहीं गए। इसके लिए उन्होंने ईरान को वजह बताया। ट्रंप ने कहा कि शादी की टाइमिंग ठीक नहीं है। ट्रंप ने छुट्टी पर गए हुए अधिकारियों को भी फौरन वापस बुलाया और बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल सेंटर अपडेट करना शुरू कर दिया है। वहीं मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक बाहर निकल रहे हैं। पत्रकारों ने ट्रंप से बेटे की शादी में ना जाने को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा कि ना जाने की वजह ईरान है। आप भी सुनिए। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन जारी है, ये तो हम जान ही रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का भी खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक IRGC से जुड़े हुए एक आरोपी ने इवांका की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। पकड़ा गया आरोपी घर का नक्शा लेकर घूम रहा था। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। आरोपी की पहचान मोहम्मद बाकिर अल सादी के तौर पर हुई है, जो इराकी नागरिक है। वो कताइब हिजबुल्लाह नाम के संगठन का सीनियर मेंबर है। कताइब हिजबुल्लाह अमेरिका में जगह जगह विस्फोट की तैयारी कर रहा है।
इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं और ट्रंप परिवार की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। तो खबर के पहले हिस्से पर हम पहले बात करें कि पहला सवाल तो यही है विजय जी, क्या कोई बड़ा हमला जो अभी एक दिन पहले एक पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और धुआं धुआं वाली वो पूरी तस्वीर थी, अब कह रहे हैं कि ईरान ही वजह है कि मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जा पा रहा हूं, तो ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं ट्रंप? ईरान पर लगातार ट्रंप कह रहे हैं, पहले वो बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले उनके एक साथ कई बयान आए थे जिसमें कहा कि बातचीत हो गई है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अभी रोक दो, 2 घंटे रोक दीजिए, नहीं तो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, ये सब है। लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो ईरान पर एक बड़ा हमला करेंगे। उसके बाद भी कल ये बात हुई कि कतर जो है इसमें बातचीत कर रहा है और जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो मसला है उस पर कुछ बातचीत निकल रही है। वो लगातार धमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार आखिरी बार जैसा ट्रंप साहब कर रहे हैं। अब ईरान और जो मीडिएटर्स हैं, खासतौर से कतर का से देखते हैं कि वो किस तरह से इस बात को लेगा और क्या मीडिएशन पर निकल आएगा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर। ट्रंप साहब फिर एक बार और धमकी दे देंगे। वो बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, वो धमकी देते हैं कि कल मैं हमला कर दूंगा, फिर एक और मौका आपको देते हैं कि आप इस पर कुछ कर लीजिए। लेकिन तैयारी उन्होंने पूरी कर रखी है। करना नहीं चाहते। नहीं, तैयारी वो करना तो तैयारी तो होगी, लेकिन वो भी शायद करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते, ये बात तो है, इसीलिए तो टल रहा है। लेकिन वो उनको आप इस तरह से बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कभी भी ट्रंप साहब के साथ मत बोलिए। जैसे ये बेटे की शादी में नहीं जाना केवल ऐसा मसला नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं गया, वो गंभीर मसला है। इसका मतलब ही इज फोकस्ड अबाउट समथिंग। गुस्सा कहाँ निकलेगा? गुस्सा तो होंगे वो कि बेटे की शादी में नहीं जा पा रहा हूँ, वो कह रहे ईरान के कारण नहीं जा रहा हूँ, तो गुस्सा तो ईरान पे निकलेगा उनका। नहीं, लेकिन वो जो दूसरी खबर भी है अब हर्षवर्धन जी, वो खबर ये है कि इवांका ट्रंप का कत्ल करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एक व्यक्ति घूम रहा है, एक आतंकी घूम रहा है। हालांकि वो पकड़ा गया, सब कुछ हो रहा है, कताइब हिजबुल्लाह का वो आतंकी बताया जा रहा है। तो ये खतरा तो तब से मंडरा रहा है जब से ये जंग शुरू हुई है। ऐसे न जाने कितने लोन वुल्फ अटैकर्स जो हैं वो अमेरिका में घूम रहे होंगे, हमला करने की फिराक में होंगे, धमाके करने की फिराक में होंगे। देखिए, असली जो खतरा है वो यही है कि जाने अनजाने अगर ऐसा कुछ हुआ तब शायद फिर ट्रंप को रोकना असंभव हो जाएगा। और ये जो रिपोर्ट आई ये थोड़ी चौंकाने वाली भी है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक ईरान के सारे कमांडर्स मारे गए, मतलब उसमें कोई IRGC के कमांडर से लेकर उनकी जो अलग अलग आर्मीज होती हैं उनसे लेकर और जो टॉप इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन सबको मारा गया, और उसको इजराइल और अमेरिका ने सेलिब्रेट किया। इसको यूं समझिए, ट्रंप कहते थे कि आज हमने ये 2 और उड़ा दिए, इजराइल की तरफ से कहा जाता था आज हमने 2 और मार दिए। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है कि कोई ट्रंप और उनकी फैमिली को निशाने पर ले रहा हो, लेकिन चूंकि इवांका का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, अगर उसके बाद ये चीज आ रही है तो ये तो सीधे सीधे आप कहते हैं ना कि पर्सनल हो गया। यानी अभी तक ये था कि ट्रंप को कोई मार देगा, अब उनके कान के बगल से जिस तरह से गोली निकली 3 मिलीमीटर का फासला था, ऐसे में वो सारी चीजें अपनी जगह है कि और क्या वो कर रहे थे, बेटे की शादी में जा पाए या नहीं, वो समझौता मान रहा है कि नहीं, ये सब पे तो ट्रंप मान जाएंगे। ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत मोटी चमड़ी के बिजनेसमैन है वो नेता से पहले। लेकिन अगर उनकी बेटी पर, और चूंकि इवांका उनकी सबसे प्रिय बिटिया है, मतलब इसको कहते हैं ना कि उनके परिवार में वो सबसे ज्यादा अधिकार उन्हीं को दे रखा है उन्होंने। और कई लोग तो जो वहां की यूएस की जो गॉसिप सर्किल्स होती है उसमें कहा जाता है कि मेलानिया की बात वो भले न सुने, लेकिन अगर इवांका की बात होती है तो वो सुनते ही सुनते हैं। तो ये अगर वहां पर ये खतरा है तो फिर ट्रंप क्या करेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हम लोग ये लगातार कहते रहे हैं, मैं अभी भी ये मानता हूं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि ये रुक जाए, क्योंकि उनके लिए भी संकट है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तेल नहीं जाएगा तो भारत परेशान होगा, दुनिया के दूसरे देश परेशान होंगे। अरे भाई, जो सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, उसकी भी तो मुश्किल हो जाएगी ना। उनको कहां से, उनके लोगों को कहां से पैसे आएंगे? तब तक तेल चलेगा ना जब तक तेल बिक रहा है। जब उस तरह की मुश्किलें आएंगी तो उनके लिए संकट खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ट्रंप युद्ध अब रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी एक, जिसको कहते हैं कि मिस एडवेंचर हुई, तो फिर उसका क्या परिणाम होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे ये लगता है कि क्या ट्रंप इजराइल के हाथे खिलौना बन गए? मतलब क्या ट्रंप की पूरा कंट्रोल इस समय नेतन्याहू कर रहे हैं? नेतन्याहू ने तो कहा था कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा
कि वो युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, मौका दे रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि बहुत इजराइल नाराज हो गया था, नेतन्याहू नाराज हो गए थे। तो क्या नेतन्याहू ने फिर ट्रंप को इस बात की तैयार कर लिया है कि मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला किया जाए? जिस तरीके से ट्रंप 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि भी हमला नहीं करेंगे, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने जो कहा था कि हमला मत करना, और कतर का प्रतिनिधिमंडल तो अभी तेहरान पहुंच गया है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी तेहरान में गए हुए इस समय, और इस समय जब बातचीत चल रही है उसके बाद युद्ध की तैयारियों को दिखाना और ये बताना कि मैं लौटकर आ रहा हूं और हमला हो सकता है, क्या वापस जो नेतन्याहू चाहते हैं उसी बात को ट्रंप मानने के लिए कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि ये स्थिति अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि इतने विरोध के बाद अगर अमेरिका फिर युद्ध में जाता है और इतना लंबा युद्ध लड़ने के बाद कुछ निकल के नहीं आया। आर के मूड में तो एक बार नहीं, न जाने कितनी बार आ चुके हैं, और एक बार फिर अगर वो ये बात कह रहे हैं ईरान में बड़े अटैक की अगर वो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की भी बात में कर लूं प्रोफेसर साहब, फिर मैं आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त? आसिम मुनीर आप जानते हैं, उनका मुल्ला मुनीर इस वक्त वो तेहरान पहुंचा हुआ है और शांति समझौते की कोशिश में है, लेकिन कतर की एंट्री ने पूरा समीकरण बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर की एक नेगोशिएशन टीम भी तेहरान पहुंची जो अमेरिका के साथ समन्वय में ईरान से बातचीत कर रही है। इसका मकसद युद्ध खत्म कराने और बाकी अटके हुए मुद्दों पर अंतिम डील की कोशिश करना बताया गया है। यानी जिस बातचीत में पाकिस्तान खुद को सबसे बड़ा तुर्रमखा दिखा रहा था, अब ट्रंप ने कतर पर भरोसा जताया है। कतर पहले भी गाजा युद्ध, अफगानिस्तान और कई पश्चिम एशियाई संकटों में बैक चैनल मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, लेकिन कतर की एंट्री से पाकिस्तान परेशान है। अब डोनाल्ड ट्रंप वैसे किसी के प्रेशर में आते तो नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कुछ ना कुछ कर गुजरे, लेकिन एक बात जरूर है प्रोफेसर साहब की कतर ने जिस तरह से एंट्री ले ली है उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। देखिए, हम सभी आश्चर्य में थे कि जब पाकिस्तान जो है वो निगोशिएटर के तौर पर एक उभर करके आया तो सबको लग रहा था ये संभव है क्या, क्योंकि ईरान की बनती नहीं है बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ नहीं बनती है, और गले तो बड़े जोश से मिल रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में तो आप जिसको भी देखेंगे वो गला मिलता है, लेकिन गले मिलने का मतलब ये नहीं है कि मन भी मिलता हो, और गले मिलते हैं लेकिन इसके बावजूद भी चाकू साथ में रखे रहते हैं कि कब हम आपको जरूरत पड़े तो। आप देखिए ना, सिंध के अंदर जो है या जो सीमा लगता है पाकिस्तान के ईरान के साथ, वहां पर मूवमेंट को ऐसा थोड़े है कि हम ही लोग हवा पानी देते हैं, वो ईरान भी हवा पानी देता है, ईरान का भी अपना इंटरेस्ट है। तो इस मामला में ईरान और भारत दोनों के कॉमन इंटरेस्ट वहां पर खड़े हो जाते हैं, और इस पूरे रीजन में हमने कहीं भी कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान इस भूमिका में कहीं आया हो, मध्यस्थ की भूमिका में आया। कतर तो डे वन से है, लेकिन कतर को जैसा कि आपने दिखाया भी कि कई इस प्रकार की चीजों में कतर एक भूमिका के तौर पर काम किया है, उसकी एक मध्यस्थ की भूमिका रही है। और चूंकि वो ईरान का स्वयं झेला भी है, ईरान ने कतर पर भी ड्रोन अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में बर्फ पिघलने में और चीजों को समझने में, उसकी गंभीरता को समझने में कतर बेहतर भूमिका निर्वाह कर सकता है। एक समृद्ध देश भी है, वहां पर अमेरिका का एक बेस भी काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तेहरान के जो आए होंगे, उनके साथ बातचीत करने में उनको लगेगा कि भाई ये डायरेक्ट जो है वो अमेरिका का ये है। कई बार ये भी हम लोगों को बातचीत में आया कि जो अमेरिका देता है प्रस्ताव, उसको ईरान के सामने ज्यों कहते हो पाकिस्तान नहीं रख सकता है, वहां पर उसमें भी एडिट कर देता है कुछ फेरबदल करता है ताकि ये नाराज नहीं हो, और ये प्रस्ताव रखता है तो उधर वो एडिट करके रखता है ताकि वो नाराज नहीं हो। तो इस मामले में भी निगोशिएशन होने में ये हो रही है। लेकिन एक बात मैं भी इस चीज से सहमत हूं कि यदि निगोशिएशन नहीं होता है तो ट्रंप बड़ा करेंगे, उनके अलावा उनके पास विकल्प नहीं है। टेंशन इसलिए बहुत ज्यादा है और हॉर्मोन्स को लेकर ये संकट है, वो ज्यादा बड़ा संकट है। इस बीच एक और खबर आपको दे दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्री के तौर पर रूबियो का ये पहला भारत दौरा है। 4 दिन के भारत दौरे पर आए रूबियो आज कोलकाता पहुंचे और सेंट टेरेसा की संस्था मदर हाउस का उन्होंने दौरा किया। आपको बता दें, अमेरिका के किसी विदेश मंत्री का ये 14 साल के बाद कोलकाता का दौरा है। इससे पहले मई 2012 में हिलरी क्लिंटन कोलकाता आई थी।
मार्को रूबियो का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हो चुका है। मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान कोलकाता के अलावा आगरा, जयपुर और दिल्ली भी जाएंगे। कूटनीतिक रूप से ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें चर्चा करनी भी चाहिए। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बहुत कुछ नहीं बदल चुका है, भारत और अमेरिका के रिश्ते में भी हर्षवर्धन जी बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत कुछ बदल चुका है मिडिल ईस्ट में भी बहुत कुछ बदल चुका है। चीन और भारत के बीच में भी इतना कुछ बदला है। कहां कहां तक बदलाव की बात करें, क्या यहां से भारत अप्रोच करने जा रहा है इस मीटिंग से? नहीं, भारत क्यों अप्रोच करेगा? अप्रोच करना है तो अमेरिका को करना पड़ेगा। और भारत ने जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ठंडा और रूखा रिस्पांस दिया है विदेश मंत्री की यात्रा को, तो इसको भी जरा समझना चाहिए। क्योंकि मतलब मेरी अपनी समझ है, बाकी लोग बताएंगे। मैंने जो देखा, मुझे तो नहीं लगा कि कोई इस यात्रा को लेकर भारत ने कोई बहुत उत्साह नहीं दिखाया है अभी तक। जो उत्साह है वो सर्जियो गोर खुद ही दिखा रहे हैं। सर्जियो गोर जो राजदूत है यहाँ पर, तो उनको तो दिखाना चाहिए, वो तो उनके प्रतिनिधि हैं अमेरिका के। असली चीज ये है कि क्या भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका के रिश्तों में कोई ऐसी कोई गड़बड़ की थी जिसकी वजह से उसे अप्रोच करना चाहिए? नहीं। रीअप्रोच किसे करना है? ट्रंप को करना है, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। रीअप्रोच किसको करना है? जिसका डिप्टी कॉमर्स सेक्रेटरी आकर कहता है कि हम भारत को वो अवसर नहीं देंगे जो हमने चीन को दे दिया। अवसर नहीं देता है कोई, अवसर लिया जाता है। चीन ने अपना अवसर लिया, वो अपनी इकोनॉमी बना कर गया, हम अपना अवसर लेंगे। असली बात यह है कि क्या पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को लगातार आप आगे बढ़ाते हुए, उसकी पीठ थपथपाते हुए, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ आप रिश्ते अच्छे रख पाएंगे? भारत और अमेरिका इतनी तरह से जुड़े हुए हैं कि वो कोई एक एक्शन के आधार पर सबको खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे रिश्ते हैं, हमारे व्यापार हैं, हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारा रेयर अर्थ मिनरल है। हम दुनिया में जिस तरह से एक कहें कि बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभाते हैं, हम हिंद महासागर में बहुत महत्वपूर्ण है। हम चीन के खिलाफ जो सबसे बड़ा एक संतुलित करने वाला ध्रुव है वो है। लेकिन उसके बावजूद अगर ट्रंप और उनके प्रशासन को गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर होगी। बाकी मुझे लगता है कि सर्जियो गोर को बहुत कुछ पता है, उनको स्थितियां शायद अच्छे से समझ में आ रही, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे, सबसे पहले वो मदर टेरेसा के उस कौन सी जगह है सर जहां गए थे, वहां गए वो, और वही है जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, दोबारा फिर लिया। लेकिन इससे भी जरा संदेश समझिए, ये इतना आसान नहीं है भारत और अमेरिका का रिश्ता। विजय जी, आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं आ रही हूँ प्रोफेसर साहब आपके पास। ये दौरा भारत के लिहाज से और अमेरिका दोनों के लिहाज से, देखिए अमेरिका का रिश्ता वो है, यू लव देम और यू हेट देम, यू कांट इग्नोर देम। समझे? अमेरिका ऐसी स्थिति में है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप उनसे नाराज हो सकते हैं कुछ देर के लिए, फिर उनकी नाराजगी कम करने के लिए काम करते हैं। अभी तक जो भारत की विदेश नीति में जो संकट अभी चल रहा है, ये ईरान को ही लेकर देख ले, उसमें क्या हम अमेरिका के खिलाफ गए? कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। हम ईरान के खिलाफ भी नहीं गए। नहीं, अभी बात अमेरिका की कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं कि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ क्या करते हैं हम। अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो हम सैंक्शन मानते हैं। चाइना तो नहीं मानता। आप कहेंगे कि सैंक्शन लगाएगा तो क्या करते हैं, चाइना तो नहीं मानता। अमेरिका टैरिफ लगाता है, आपको उसको मानना पड़ता है। अमेरिका रोक देता है, आप रुक जाते हैं। अमेरिका कहता है आप ईरान से भी खरीद सकते हैं, आप खरीद लेते हैं। अमेरिका कहता है रूस का भी तेल पड़ा हुआ वहाँ पर रास्ते में, उसको खरीद लीजिए, वो भी खरीद लेते हैं। अमेरिका कहता है वेनेजुएला चले जाइए, तो वेनेजुएला भी चले जाते हैं। तो इसको मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई डरे हुए नहीं है, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर है, और आज तो आप उनके साथ रिश्ते कैसे बनाने हैं, क्या करना है, क्योंकि आप चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, पाकिस्तान रूस के साथ भी है, उन सबका बीच में एक बैलेंस बनाना है। और अभी भारत को अपनी मजबूत जगह उस पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना जी, उसमें आज देखिए, आज जितनी बड़ी जंग हो रही है उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही। हम ये कह सकते हैं हम क्यों करें, तो आप तो तब भी मत करते, यूक्रेन में क्यों कर रहे थे। आज आपकी उस स्थिति पर भी चर्चा करने की जरूरत है, ये अपने आप को देखने की जरूरत है। ये कहना कि नहीं हम तो परवाह नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हमारी कोई भूमिका नहीं है इस जंग में। नहीं देखिए, ईरान अमेरिका इजराइल जंग में क्या भूमिका है? मीनाक्षी, यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग चल रहा था उसमें चाइना जैसे बहुत बड़ी ताकत की क्या भूमिका थी? कुछ भी नहीं। क्या चाइना कर रहा था? रसिया जिसके पास आर्म्स की कमी हो रही थी, मिसाइल की कमी हो रही थी,
उसको सप्लाई दे रहा था। ये बाइडेन पावर के फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर, कि चीन को कंटेन करने के लिए आप क्वाड बनाते हैं, भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान आप एक गठबंधन लाते हैं, आप स्वयं कहते हैं कि हमको इसको स्ट्रेटेजिक से डिफेंस की तरफ भी ले जाना चाहिए, और फिर खुद जिसको चीन भारत पहुंच मना जाते नहीं हैं। करते हैं, भारत मना कर देता है। भारत शुरू से मना इस चीज को कर रहा था, जी, जी। बेशक अंदर में बात रही होगी लेकिन मना कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत से अपेक्षा करना कि वो जाकर के हस्तक्षेप करे या कोई बड़ी भूमिका निभाए, इसमें संभव ही नहीं थी, कोई रोल इसमें भारत का दिख नहीं रहा था। दूसरी बात, अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईरान के साथ आपका ट्रेड और अमेरिका के साथ आपका ट्रेड, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अमेरिका में आपका ट्रेड सरप्लस है, 89 बिलियन डॉलर का आप ट्रेड एक्सपोर्ट करते हैं। आप जरा जाकर 1 to 10 में कहीं पर है हमारे ट्रेड के लिस्ट में, क्या तेहरान है कहीं पर? कहीं नहीं टिकता है। तो ऐसी लेकिन सर, स्थिति तेल में तो चाहिए ऐसे, ना एक सर। मिनट सुन ले, तेल हम ईरान से नहीं लेते हैं। मजेदार बात है, मैं फिर इसको जिक्र कर दूं, मित्रता का निर्वाह किया था। आप कितने परसेंट, 1% भी तेल लेते थे रसिया से? आप पहले यूक्रेन युद्ध से पहले नहीं लेते थे। और पाकिस्तान की हम थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनके बीच में एक अननोन गनमैन का खौफ चरम पर है, और इसका सबूत अब एक तस्वीर के जरिए आपके सामने रखती हूं। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान मारा गया और उसे इस्लामाबाद में दफनाया गया। इस दौरान नमाज जनाजा में टॉप मोस्ट आतंकी कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। AK-47 वाले गनमैन उनके साथ मौजूद थे कि कहीं ऐसा ना हो कहीं से कोई और धुरंधर आ जाओ, इनका काम निपटा कर चला जाए, इसलिए इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में फिर जनाजे में शामिल हो रहे हैं आतंकी संगठन अल बद्र का चीफ बख्त जमीन खान भी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा। आतंकी बख्त जमीन खान की सुरक्षा में AK-47 और मॉडर्न हथियारों से लैस आतंकी दिखाई दिए। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और भारत के वांटेड आतंकी हमजा बुरहान की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की। इसके बाद बख्त जमीन खान और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी कमांडर्स में यह डर साफ देखा जा रहा है। अब मुझे तो ऐसी खबरें पढ़ने में समीर जी बड़ी खुशी मिलती है, जहां पर आतंकी खौफ में हो, कहीं कोई अननोन गनमैन आकर उनका काम तमाम कर जाए, और फिर जनाजे में जो आतंकी शामिल हो वो भी डरा सहमा हुआ सा सिक्योरिटी के बीच में चलता हुआ दिखाई दे। लेकिन जल्द कब्र वाले दिन बाकी आतंकियों के भी आने वाले हैं। ऐसी खबरों के बाद ये बात पुख्ता होती है। मुझे लगता है बाकी आतंकवादी इतने डर गए हैं कि वो बिल में घुस के बैठ गए, निकल नहीं रहे। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी जो आतंकवादी रहे, जो तमाम तरह के बयान देते रहे, जो सोशल मीडिया पर अपनी हेकड़ी बताते रहे, जिन्होंने भारत के अंदर किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने का श्रेय लिया था या भविष्य में भारत में किसी आतंकवादी घटना को देने की कोशिश कर रहे थे, मोटरसाइकिल सवार वहाँ जा रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। अब वो कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कौन उसके पीछे है, ये बात की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उन लोगों को पता है कि भाई वो दिन चला गया कि आप पाकिस्तान में रहकर भी आप सुरक्षित रह सकते हो। पाकिस्तान में रहकर आप भारत के खिलाफ आग उगलोगे, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दोगे, भारत में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करोगे, उन्हें सहयोग प्रदान करोगे, तो आप अपने घर पाकिस्तान में भी आपको कोई आपका आका बचा नहीं सकता। पाकिस्तान में आकर भी आपका खेल होगा। और ये बताया, लगातार 7वीं बार हुआ है जब मोटरसाइकिल गए व्यक्ति ने 7वें व्यक्ति को जिस तरीके से वहां पर ढेर कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि बचे हुए लोग हैं। कहा जा रहा है कि अभी एक और जो बहुत बड़ा भी, जिसका भारत ने जब अभी हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के समान, तो एक आतंकवादी का पूरा परिवार जब खत्म हो गया, वो किसी तरह से बच गया है, वो भी गुफा के अंदर किसी बिल में जाकर बैठ गया है। जो पहले सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम करते थे, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते थे, भारत के खिलाफ जो आतंकवादी और आग उगलते थे, आज कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं, उन्हें पता है कि भारत की सरकार है, किस तरीके से कहां आकर मारा जाएगा कुछ नहीं कह सकते। और मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं है और सब के सब लोग शांत हो गए। यह बताता है कि किसी देश का काम करने का तरीका और डर कैसा होता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा वहां पे भी हो रही है। मैं एक ही लाइन बोलूंगा क्योंकि बहुत विस्तार से मैंने कहा, आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया है, हो सकता है इस्लामाबाद के लोगों के लिए अननोन गनमैन हो। आप हल्के से में इतना तीखा बोलते हैं। नहीं, आप लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि पाकिस्तान में सारे लोग पापी ही के पक्ष में?
भाई कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि ये पापी नहीं रहने चाहिए। एक काम कीजिए, आप दोनों शास्त्रार्थ कर लीजिए, मुझे लगता है एक एक लाइन में आपने दोनों बराबरी कर लिया है। ठीक है, आगे चलिए। आइए भीषण गर्मी की बात कर लेते हैं, बात बिजली की कर लेते हैं, बात यूपी की कर लेते हैं। शहर शहर बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं। लखनऊ से लेकर बरेली और गोरखपुर तक बिजली संकट बड़ा रूप ले चुकी है। इससे लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला, बैक टू बैक 3 पोस्ट किए। एसपी अध्यक्ष ने साफ लिखा कि इसके पीछे योगी सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। बिजली विभाग की संविदा कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक रही है, जिससे चलते दबाव में वो काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ही। उन्होंने अखिलेश यादव के राज के दौरान बिजली से जुड़ा हुआ पूरा चार्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जब भी आईना उठाया करो तो पहले अपना चेहरा देखा करो, फिर दिखाया करो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पावर कट चरम पर है, जिससे लोगों में गुस्सा है तो चुनाव से पहले ये सियासी रंग भी लेने लगा है। अखिलेश यादव सरकार को आईना दिखा रहे हैं तो सरकार अखिलेश यादव को उनका कार्यकाल याद दिला रही है। इन सबके बीच बड़ी हकीकत यह है कि कल का दिन अभी तक की गर्मी में सबसे ज्यादा बड़ा गर्म दिन था। बहुत भीषण गर्मी थी और जब आप उसका नक्शा देखेंगे कि किन किन शहरों में ज्यादा गर्मी थी, तब आप ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के शहरों में भीषण गर्मी थी। रेगिस्तान के रेत जो हैं वो पीछे छूट गए। जितनी गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ रही थी, उसके बाद आप फिर ये देखिए ना, कहीं पर बिजली जाएगी तो तकलीफ तो होगी ही। हर्षवर्धन जी, वो तकलीफ हो रही थी लोगों को। और इसमें आप पुराना चार्ट देखिए, मेरा इसमें बड़ा साफ कहना है कि पहले जिसने भी जो किया वो सरकार से चला गया। अब बारी आपकी है, 10 साल से आपकी सरकार है। ए.के. शर्मा ने बात तो ठीक की, लेकिन उनको नतीजा भी तो पता होगा, फ्यूज किसका उड़ा था। फिर आपने एक लाइन में कर दिया काम। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये कि पता नहीं ये क्यों परंपरा खत्म हो गई है। कुछ मामलों पे समझ में आता है, ठीक है कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे काम के आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है ना कि लोकतंत्र में जनता के पास और क्या होता है, वो प्रतिक्रिया देती है। बाकी 5 साल में चुनाव में देती, तो चुनाव में देगी तो फिर तो देगी ही देगी, उसमें क्या कौन सी बात हुई। अब उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारत सरकार ने कमाल का काम किया है 12 वर्षों में। अभी ये जो कल तक का आंकड़ा था 270.82 गीगावाट, ये पीक है जी। लेकिन 18 तारीख को 257, 19 को 260, मई को 20 को 265 और 21 को 270 हो गई। अभी मुझे लगता है कि 3 बजे आंकड़ा आएगा तो वो और बढ़ जाएगी, यानी पीक डिमांड बढ़ती जा रही है। ये अच्छी बात है कि हमने सरकार को ये देखा कि सरकार ने उसकी तैयारी की और गर्मियों में लाइट उस तरह से नहीं जाती है जैसा 2011, 12, 13 में 19 राज्य एक साथ बिजली कटौती हो गई थी, पावर ग्रिड फेल्योर हो गया था, 48 घंटे तक ट्रेनें नहीं चल पाई थी इलेक्ट्रिक वाले रूट पे। हम उससे बहुत आगे आ गए। लेकिन अगर आज के दिन हम कहेंगे कि अच्छा तब वो था, आज मान लो 1 घंटे, रात को 2 घंटे, इसलिए कह रहा हूं संदर्भ समझ में बिल्कुल ठीक कि घंटे 2 घंटे लाइट चली गई। अब ये जो रात बीती ये नहीं, इससे पहले जो रात बीती, हम नोएडा में है, सोसाइटी में है, तो डीजी चल जाता है, लेकिन 5 बार लाइट कितना बिल उठता है सर फिर उसका? नहीं, वो तो बिल तो उठता ही है, लेकिन वो तो मान लीजिए कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, देते ही हैं, लेकिन यू आर बाउंड टू। लेकिन 5 बार लाइट कटी। अब जरा आप कल्पना कीजिए, 5 बार लाइट कटी आई और उसमें जिसकी नींद खुल गई होगी, हम जैसे लोग तो मतलब इस मामले में तो ऐसा होता है, नींद खुल गई तो खुल गई। कल लखनऊ में कई इलाकों में 2-2 घंटे तक लाइट की कटौती रही। अब वो बरेली में एक जगह 3 दिन तक लाइट नहीं। अब सोचिए जरा, और अगर इसके बाद विभाग का मंत्री बताने लगेगा कि आईना पहले क्या कह रहे हैं कि पहले खुद देखा फिर दिखाया। शेरो शायरी थोड़ी ना है भाई। गर्मी में शरीर कांप रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हलक सूख रहा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, जो सामान्य व्यक्ति है वो बेहोश हो रहे हैं लोग, और उसमें आप शायरी सुनाने लगेंगे। मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि ए.के. शर्मा जी, मतलब अब वो जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो बड़े अच्छे आंकड़े बता रहे हैं, हो सकता है ठीक ही हो, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा है वो मुश्किल है और सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। और सरकार का काम यह है कि जहां त्रुटियां हैं उसको सुधारना, ना कि पहले क्या हुआ वो बताना। जो पहले हुआ था उसका घर बिठा दिया, उनको घर बिठा दिया, मिल चुका है। लेकिन बस इसमें एक लगे हाथ एक बात और जोड़ दूं, ऐसे ये जो पीएम सूर्य घर योजना है, इसने कमाल किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिसके घर पे छत है और अगर उसके घर पे सोलर पैनल नहीं है तो फिर वो भी एक तरह से अपराधी है इसमें,
इसको समझिए आप, बिजली तो आपूर्ति हो रही, जो सरकार करे, सरकार को बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराना, दोष जाए, लेकिन अगर आपके पास एक स्कीम है, एक योजना है, तो सोलर पैनल लगवाकर आप उससे राहत पा सकते हैं। ये एक पेट्रोल डीजल की भी खबर है सर। सोलर पैनल अब आप कितना बड़ा छत पर लगाएंगे मुझे, लेकिन एयर कंडीशनर यदि आप चला रहे हैं तो संभवतः सोलर पैनल से शायद न चल पाता हो, और यदि आप चलाते हैं तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा उसका। नहीं सर, मैं अपने घर तो अलग रास्ता है। अभी तो सरकार कैसे काम कर रही है उस पर मतलब ये सारे रास्ते तो होने चाहिए। 3 किलोवाट का होता है, और जिसके घर में लगा एक एसी आसानी से चल सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये जो बात कर रहे हैं हर जी वो ठीक बात है। ऐसे तो बहुत सारी बातें करें कि एसी भी मत चलाइए, खुली हवा में छत पर सोइए और ये सारे काम, बात वो नहीं है, वो सब ठीक है। रास्ता सोलर पर प्रधानमंत्री जी जिस पर जोर दे रहे हैं वो सब भी होना चाहिए, लेकिन सरकार इस तरह की जिम्मेदारी से नहीं बचनी चाहिए। और खासतौर से जी मंत्री जी, आज तो मुझे याद नहीं आया कि उन्होंने वो भजन गाने जय श्री राम करने के तो नहीं कहा था उस दिन, एक दिन पहले कहा था कि आप राम राम कीजिए, भजन गाइए, जय श्री राम कीजिए। तो अब वो किस तरह का वो देख रहे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, मुझे ये नहीं पता जी। आप फिर एक लाइन देने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर सोच रहे हैं या मुख्यमंत्री जी इस पर नहीं सोच सकते। मतलब ए.के. शर्मा जी कह रहे हैं कि सोना है तो सोलर लगा लीजिए, मैं तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको, मेरे बिजली की भरोसे बैठोगे आप तो चैन से नहीं सो पाओगे। सोना हो तो अपने आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, प्रधानमंत्री की सूर्यघर योजना पे जाइए, पैनल लगवाइए और फिर चैन की नींद सोइए। सबसे ज्यादा तो कई बार ये होता है कि कई बार ऐसा देखा है कि बिजली आई, 2 मिनट में गई, फिर आई, फिर गई, और ऐसा कहा जाता है कि भाई हम तो भुगते हुए हैं, टेलीविजन का ये उड़ गया, एसी का ये फूंक गया, खराब हो जाते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपको यदि काटना ही है तो आप बता दीजिए कि इतने से इतने घंटे हम काट रहे हैं। और ये कटौती वाली तो भुगतभोगी मैं हूं सर। होता क्या है कि दिन में यदि आप 5 बार आप काट रहे हैं, बिजली काटी जाती है, और सुबह का एक टाइम आपको निश्चित करके हर दिन अखबार में लिख कर आ जाएगा, आज सुबह फलाने एरिया में इतने बजे से इतने बजे तक कटौती होगी, ये होता रहा है। इस पे थोड़ा सा ये बोलना जरूरी है, भाई कटौती होती थी 4-4, 6-6 घंटे होती थी, इस सरकार में कटौती बंद हो गई। इस सरकार में न्यूनतम कटौती होती है। अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा और करने की जरूरत है। बहुत अकल्पनीय है जो पहले होता था, उससे आज तुलना करेंगे तो अकल्पनीय, लेकिन आज जो है हम उस पर अकाउंटेबिलिटी कराएंगे। आज तो पेट्रोल डीजल वाला संकट भी है सर, उस मुद्दे पर भी आ जाने दीजिए। डीजल से पहले दुनिया में 100 सबसे गर्म शहर, 100 के 100 भारत में, दुनिया के 10 सबसे गर्म शहर, 10 में से 8 उत्तर प्रदेश में, 2 छत्तीसगढ़ में। जरा ये भी सोचिए कहां हम जा रहे हैं, नदी बचा रहे हैं, तालाब बचा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, कैसा विकास कर रहे हैं, इसको भी सोचना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बात कर लें, इसकी कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है। 9 दिनों के अंदर अंदर तीसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। नई दरें आज से लागू हो गई। दिल्ली में पेट्रोल की आज की कीमत की बात करूं तो 99 रुपए 51 पैसे है। डीजल की बात करें तो 92 रुपए 49 पैसे है। और इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी भी हॉर्मोज अवरुद्ध है। तो ऐसे में क्रूड ऑयल पर जो पेट्रोलियम कंपनीज है, अगर वो हर दिन प्रतिदिन 1000 करोड़ का अगर घाटा उठा रही है, तो महंगाई का ये बोझ आपकी जेब पर भी आएगा। और मैं ये फिर कह रही हूं, अब बात प्रोफेसर जी आप उस पर जोड़ दीजिएगा कि तो फिर अभी कम हो रहा है, मुझे तो अभी भी ये लग रहा है ये तो और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार को बाकी इसकी ही एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो तो मान के चल रहे हैं कि अभी और बढ़ेगा। देखिए अभी तो आप दिखा रहे हैं 100, हमने जो पढ़ा था सुबह अखबारों में कि $107 हो गया है प्रति बैरल। तो मुझे लगता है कि एक ही बार बढ़ा देते हैं जितना बढ़ाना है, और कम से कम उसको स्टेबलाइज करते 1 महीना पर। अभी बाजार के भाव के आधार पर आप कहते हैं कि हम बाजार में जो बदलती हैं उसके अनुसार से हम रोज बदलते हैं। लेकिन सर जब पैसा पहले ऐसा बढ़ता है ना तो दुख कम होता है। नहीं, पहले ऐसा होता था और हम देखते थे कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं 12 बजे कुछ है, उसके बाद जो है वो सुबह उठ रहे हैं तो उसके बाद कुछ है, तो उस समय दिख रहा। लेकिन इतने दिनों से तो उस पर नियंत्रण किए हुए था। तो सरकारी कंपनियों को मुझे लगता है कि इस शौक को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है आज के दिन में, रादर देन कि ये चीजें जो है ऑफलोड कर दें कंज्यूमर्स तक जा रहे हैं।
आप कह रहे हैं एक तरफ इनके कह रहे हैं पास फिर पॉसिबिलिटी क्या है? भाई हाई को कमाया कैसे है ना रोकेंगे? आपने, आप जब मैं तो देख रहा था 44 लाख करोड़ 77 एक कंपनी जो है वो 36,000 करोड़ सालाना कमा रही है। इंडिया ऑयल इंडिया 75,000 करोड़ रुपए सर सालाना का। नहीं मैंने सब कंपनियों के नहीं है, एक कुछ 75,000 भी कमाए हैं, कुछ 36,000 करोड़ भी कमाए हैं। मैं 36,000 को मिनिमम वाले को ही मान लेता हूं। तब भी जब आप कमा रहे थे ना तो आप अपने को बोनस वगैरह तो दे रहे थे ना, अपने एम्प्लॉय को दे रहे थे। अब आप कम से कम ऐसी स्थिति में कम से कम 100 को ऑब्जर्व तो कीजिए, कंज्यूमर तक मत जाने दीजिए। यदि मान लेते हैं कि यही सस्टेन करता है 6 महीने, बात समझ में आती है, उसके बाद हम देखते। लेकिन अभी तो आपका भी राष्ट्रीय दायित्व तो बनता है कि आप उस शॉक को ऑब्जर्व कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए। आप सरकार की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तेल कंपनियों की बात कर रहा हूं। मैं तेल कंपनियों की बात कर रहा हूं। एक रिपोर्ट कंज्यूमर अभी हालांकि वोटर सर नहीं है मैंने ना भी पढ़ी। मीनाक्षी जी, आप समझते नहीं बात को। कंज्यूमर अभी इन दिनों वोटर नहीं है। नहीं सर एक इसमें चुनावी बात मैं नहीं कह रही हूँ सर, आपने तो बहुत हल्के से फिर महीन साइड दे दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, महीन साइड नहीं, वो हमेशा पॉलिटिकल ही बात बोलते हैं। आप खाली गौर से उनकी बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैं सर सुन रही हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि एक रिपोर्ट मैंने ये भी पढ़ी है, जो बात विजय जी आप कह रहे हैं कि या प्रोफेसर साहब जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम कंपनियों ने पिछले साल में जितना मुनाफा कमाया, ये शुरुआती 3 महीनों में उन्होंने सारा मुनाफा गवा भी दिया। ये बात भी एक हकीकत है और इस पर भी बड़ी डिटेल में डिस्कशंस भी हुए थे कि पेट्रोल कंपनियां कब तक ये खर्च वहन कर पाएंगी, कब तक उस स्थिति में रह पाएंगी। आइए चलिए आपको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लिए चलती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द टिप्पणी करने वाले अजय राय की बात करती हूँ। उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल अभद्र बयानबाजी को लेकर आज महोबा में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। अजय राय के खिलाफ कुछ बीजेपी के अज्ञात समर्थकों ने FIR दर्ज किए हैं। इसे थोड़ा सा समझना होगा कि क्या पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर FIR है और 30 अज्ञात समर्थकों पर भी FIR। उनके समर्थकों के खिलाफ 30 अज्ञात समर्थक हैं। अब वो कौन कौन है वो भी अब पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन फिर वो ये बात कह रहे हैं कि वीडियो AI जनरेटेड है। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने AI जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं। तो ये बात अजय राय जो कर रहे हैं, AI जनरेटेड है। हर्षवर्धन जी, AI जनरेटेड मुझे तो ऐसे लगा नहीं, लेकिन क्या पता अजय राय जी कोई नई टेक्निक लेकर आ गए होंगे। नहीं देखिए, एक तो ये कि आजकल मतलब कार्टूनों को कम देखा जाता है। लोगों को कहते हैं ना कि कार्टून कई बार ज़्यादा खतरनाक हो, लेकिन एक कार्टून ही मैंने देखा तो उसमें आया हुआ था वो उसकी पत्नी बोल रही अपने पति से, नेताजी हैं पति, तो उनसे कह रही चलो ठीक है, अब जो भी तुम करोगे अच्छा बुरा कोई दिक्कत नहीं, सब AI पे डाल देना। तो मतलब ये वही है कि कुछ भी जो अच्छा बुरा करेंगे वो AI पर डाल देंगे। अब वो वीडियो वायरल हुआ, अब उसका जवाब इस तरह से आ रहा है। होना ये चाहिए था कि आप उसकी माफी मांग लेते, लेकिन अब अजय राय कह रहे हैं अब तो उसकी जांच हो, सब कुछ हो। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका वो थोड़ा अच्छा नहीं है। को याद होगा नींबू मिर्ची लेके राफेल को ऐसे कर रहे थे, और भी कई बयान उन्होंने दिए हैं, अब उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए कि वो अजय राय हैं जिनको 1 मई को, शायद तारीख मुझे ठीक याद है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके अस्वस्थ होने की सूचना मिली है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों। तो उन्होंने कल ही स्थापित कर दिया कि नहीं, हम और अस्वस्थ हो गए। अजय राय के बड़े भाई की हत्या, उसका आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर था। सारी जिंदगी वो जैसे लड़ते रहे, लेकिन सही बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ का राज ना आता, इस समय की स्थितियां नहीं होती, तो संभव नहीं था कि उनको न्याय मिलता। लेकिन आज तक उसको लेकर भी अजय राय कभी मुझे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दिखी। वो अपने अंदाज में रहते हैं, उनके ऊपर एक बाहुबली उस तरह का आरोप लगता रहता है। लेकिन नेता होने के बाद आदमी थोड़ी तो सार्वजनिक मर्यादा रखता है। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना ही होता है। आप चुनाव हार गए, अंतर कम हो गया, तो आप अच्छे रहते तो शायद जनता को लगता कि नहीं हमने गलती कर दी। अब उनको लगेगा कि गलती वो कर दी जो नरेंद्र मोदी का जीत का अंतर कम कर दिया। अब राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री को गद्दार बोलेंगे तो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हम क्या उम्मीद करेंगे?
जैसे पार्टी के आपके शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी, तो अजय राय जैसे नेताओं को ताकत मिलती है कि भाई हमारा राष्ट्रीय नेता अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो हम और ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो राहुल गांधी की नजर में हम और बड़े नेता बनेंगे, राहुल गांधी हमें और बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो राहुल गांधी को कम से कम अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, और अजय राय ने जो बयान दिया उसके लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कम से कम प्रधानमंत्री से माफी मांगे, अजय राय से कहे कि वो प्रधानमंत्री से माफी मांगे। इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बयान देना ये शोभा नहीं देता। मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन ये फिर फड़क छाप भाषा कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, आपने कहा ना कि खड़गे जी माफी मांगे, राहुल जी माफी मांगे। खड़गे जी ने आतंकवादी उनको घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह दिया, टेररिस्ट बोला ना जी प्रधानमंत्री को। फिर सफाई देने लगे कि हर समय सफाई में मजेदार बात है, प्रेस ने हमारी बातों को डिस्टॉर्ट कर दिया है। आज के दिन में कितना कोई डिस्टॉर्ट करता है? आज के दिन में तो जो आप बोलते हैं वो सब चीजें आ जाती है, और एआई जनरेटेड है या सच्चाई है, इन दोनों के बीच में फैक्ट चेकर जो है ना 2 सेकंड्स में निकाल करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि ये सच्चाई क्या है और जिस है गलत क्या है। दूसरी बात, ये अजय राय पहली बार नहीं बोल रहे हैं इस प्रकार का जी। वो हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पे है। प्रधानमंत्री के बारे में घटिया शब्दों का प्रयोग ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं, और मुझे नहीं पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, उनसे उनको क्या मिल रहा है अजय राय को, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब वक्त आ गया है कि ऐसी स्थिति में एफआईआर करके सिर्फ एफआईआर तक वो सीमित नहीं रहे, वाकई कोई फास्ट ट्रैक वगैरह जैसी कोई व्यवस्था हो जो आप ऐसे जगहों पर आप उसको लगाएं और उनको जेल की दीवारों और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को जब जब गाली कोई देता है उससे बीजेपी का नुकसान नहीं होता, ये कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं 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 मीनाक्षी, इसको राजनीतिक फायदे नुकसान के दायरे में नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो भी बात हो एक मर्यादा के दायरे में वो रहनी चाहिए, और नेताओं को कम से कम आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे लोगों के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हों उनके खिलाफ इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल गलत है। ये कर रहा है तो फिर नीचे की लीडरशिप तो करेगी ही, सरब ब्रेक के लिए मुझे लेकिन ये जो मतलब जो इस पे फैक्ट चेक वगैरह पे करते हैं वो ये यही कह रहे हैं कि अभी तक जो दिख रहा है वो ऑथेंटिक है। अरे वो ऑथेंटिक है सर, वो तो केवल बचने के लिए कर रहे हैं। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि ऑथेंटिक है।